नसरीन। हेलो नसरीन, तुम दिख नहीं रही हो। हाँ, मैं तो आप तो दिख रहे हैं मुझे। हाँ, अब आप दिख रही हैं। थोड़ा इको हो रहा है आवाज का। आप दोनों को अब आप नहीं दिख रहे हो। अच्छा, मैं दिख नहीं रहा हूँ। मैं कैसा लग रहा हूँ सर? आपकी आवाज आ रही बीच बीच में। हेलो, अब आ रही हेलो। सबको? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ नसरीन आपको। हाँ, अब आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। ओके, अंकुर आपको? हाँ सर आ रही आ रही हाँ है। सर आ रही है। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो हमारा जो ढाई आखर प्रेम का जो हमारी एक लाइव टॉक सीरीज़ है, उसका इसका दूसरी टॉक जो है आज हमारी है। पिछली टॉक जो हुई थी पिछले इतवार को हुई थी, और उसमें हमारे साथ परवीन और राम थे। हमारी अच्छी बातचीत हुई। पूरा जो क्या क्या उनकी चुनौतियां थी, कैसे उन्होंने शादी की, अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी वो कैसे साथ आए, उस पर सारी बात हुई। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक और जोड़े के साथ हैं, जो कि बतौर मियाँ बीवी हैं और दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। हमारा ये मकसद है इस बात का, ये जो ढाई आखर प्रेम का सीरीज़ चलाने का, कि जो माहौल है आपस में, ख़ास करके धर्म और जाति का, जो आपस में लोग बहुत ज़्यादा नाइत्तेफाकियाँ हैं, मनमुटाव है, गलतफहमियाँ हैं, उसको लेकर के आपस में नाराज़गी है जो आपस में ज़ाहिर भी हो जाती है। कई बार वो बहुत ही ख़तरनाक रंग भी ले लेती है। तो उसको कहीं ना कहीं उसको छूते हुए, उसको उस पे बात करते हुए, ना डायरेक्टली बात करते हुए, पर ये देखना है कि कैसे जो जो लोग आपस में एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं सिर्फ उसकी सोच और उसकी मान्यता या उसके धर्म को लेकर के, वैसे ही हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेम को, प्यार को, मोहब्बत को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया, और उसके सहारे उसको आगे रखते हुए वो एक दूसरे के साथ आए। ना सिर्फ साथ आए, बल्कि वो एक ही छत के नीचे बतौर मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ रहने को तैयार हैं और रह भी रहे हैं। तो उस बात को, उस चीज़ को हमारी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं ये पैगाम जाए इन लोगों के ज़रिए, हम लोगों के ज़रिए समाज में, कि अलग अलग सोच, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यता को रखते हुए भी हम लोग कैसे साथ रह सकते हैं, और हमारा साथ रहना किसी भी एक आम शादीशुदा जोड़े की तरह हो सकता है। तो आज उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो एक और जोड़ा है जिसने हमारे इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है, वो मैं चाहूँगा कि वो दोनों अपना अपना परिचय दें, अपना अपना तारुफ दें, और फिर उसके बाद आगे हम बात बढ़ाएंगे। तो आप अपना अपना परिचय दीजिए, अपना तारुफ दीजिए। जी नसरीन। सबसे पहले तो नसरीन से शुरुआत करते हैं। तो हाय सबको, मेरा नाम नसरीन शेख है। बोलो बोलो आगे। उतना ही है। तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम अंकुर है। मैं फुल नेम इज अंकुर बिहारी, और मैं लखनऊ से मैं नेटिव है मेरा, और मैं बॉर्न बॉटअप लखनऊ से हूँ। और जो मेरी धर्म पत्नी है बेसिकली शी इज फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। तो ये, और हमारी शादी जो है वो इंटर रिलीजियस शादी हुई थी, और हमने अभी विगत 2-3 दिन पहले 6 अगस्त को हमने अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करी। तो ये हमारा का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और बिल्कुल, आपके शादी के 1 साल हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। जी,
तो थोड़ा बताइए कि आप क्योंकि लखनऊ से हैं और नसरीन जो जी हैं वो मुंबई से हैं, तो कैसे मुलाकात हुई और कैसे फिर शुरुआत हुई चीज़ की? ये बहुत ही दिलचस्प बात पूछी आसिफ सर ने। आपकी मुलाकात बिल्कुल थोड़ी सी फिल्मी स्टाइल वाली थी कि मैं कंपनी में जॉब करता था बॉम्बे में, जो कि मेरी मास्टर्स एक मेरी रिक्वेस्ट है, बॉम्बे से जब हुई है। हाँ नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी जैसे अंकुर बोल रहे हैं तो नसरीन अपना जो स्पीकर है बंद कर दें अगर मुमकिन है तो, और नहीं तो क्योंकि ये थोड़ा सा इको हो रहा है, और जब नसरीन बोलेंगी तब आप अपना बंद कर दीजिएगा। दो। हाँ सर, अभी ठीक आ रही है आवाज? जी जी जी। हाँ तो सर, स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी 2015 में बॉम्बे में, तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था। तो मेरी जॉब के 1 साल होने के बाद इनका मतलब रिक्रूटमेंट हुआ। तब तक मैं इनको जानता भी नहीं था। द डे शी जॉइंड एट दैट ऑर्गेनाइजेशन, मैं उस दिन लीव पर था। तो मैं जानता नहीं, बस सुनने में आया था कि भाई किसी न्यू ट्रेनी ने ज्वाइन किया है एंड शी इज अ फीमेल। तो हालांकि मैं इनको इतना कुछ वो नहीं था अट्रैक्शन। धीरे धीरे इनको मेरी तरफ अट्रैक्शन हुआ, मेरा इनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ, और अब इनको शायद मेरा कुछ केयरिंग नेचर पसंद आ गया होगा। और चूंकि मैं डरता भी था कि भाई बॉम्बे की लड़की है कि फ्यूचर में पता चला अभी साथ में है बाद में छोड़ दे, क्योंकि बॉम्बे की लड़कियां लखनऊ की लड़कियों के मुकाबले बहुत आगे फास्ट फॉरवर्ड होती हैं। मन में वो थोड़ा 50-50 वाला डाउट भी था, लेकिन बट ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इनकी जांबाजी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, और आसिफ सर भी जानते हैं कि जो लड़की पूरे भरे कोर्ट में कह दे कि मुझे अंकुर से शादी करनी है, उसके मैं अभी और क्या इम्तिहान लूंगा उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए। जी। और ये सबसे बड़ा इन्होंने एक मतलब निशानी दी कि शी इज लॉयल विद मी। मैं इस भरोसे पे लेकर मैंने मतलब तो हमारी मुलाकात हो गई, और देन वी स्टार्टेड आवर कोर्टशिप, डेटिंग एंड ऑल, जो भी एक यंग कपल करते हैं जब रिलेशनशिप में आने के बाद, घूमना फिरना बॉम्बे में, खाना पीना, ये सब चलता रहा। उसके बाद हम लोग एक बार शायद आसिफ सर जानते होंगे, बॉम्बे में हाजी अली की दरगाह है, तो वहाँ पे हम दोनों गए थे। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हमारी शादी की बात वहीं से स्टार्ट हुई थी। अच्छा। इन्होंने बोला कि शादी करनी है। मैंने कहा ओके। और बट उसने बोला कि अगर शादी करनी होगी तो शायद तुमको कन्वर्ट होना पड़े। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हो जाऊंगा। और मैंने बोला कि अगर मेरी तरफ से डिमांड आई, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं भी हो जाऊंगी। क्योंकि हमने तब फ्लो में बोल दिया था ताकि हम लोग की बॉन्डिंग जो है बनी रहे। लेकिन बाद में ना मैं इतना फर्म हूँ अपने धर्म को लेके, ना ये इतना फर्म है धर्म को लेके। वी आर मतलब इजी टू गो। हाँ भाई, शी इज मुस्लिम, तो कि इतना नहीं कि दिन भर 24 घंटा बुरखा में रहना है, कुरान कुरान पढ़ना है, और मैं इतना कट्टर नहीं हूँ कि मुझे हर दिन गीता गीता करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर लिबरल टू आवर ओन रिलीजन्स। तो हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, तभी हम लोग साथ में हैं। उसके बाद हमने फिर शादी हुई सर। अब शादी की सर हाँ नहीं, शादी पे हम जानते बाद में आएंगे ही हैं। अंकुर, हम जो लोग शादी नहीं पे बात, जानते हाँ उनको नहीं नहीं, बताओ तो मैं बताऊं। उस पे बात पे आएंगे। तो जी जी सर। जो आप बात बोल रहे हैं बेसिकली, वो अक्सर हमने देखा है कि ऐसे जो जोड़े खास करके जो अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग मज़हब के होते हैं, वो ये लाइन ले लेते हैं क्योंकि उस वक्त उनको उनके लिए जो जो मोहब्बत होती है, प्रेम होती है, एक दूसरे का साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो वो ये तैयार हो जाते हैं कि चलो कुछ भी हो, चाहे जैसे हो, चाहे हमें मज़हब बदलना पड़े, हम साथ आ जाएंगे। तो आप लोगों ने भी वो फैसला किया। तो मैं अब नसरीन जी से ये पूछना चाहूँगा, जैसा डर अंकुर को था मुंबई की लड़की को लेकर के, तो वैसा कोई डर आपको भी था कि ये लखनऊ का लड़का है? तो हालांकि लखनऊ छोटी जगह नहीं है, कैपिटल ऑफ यूपी है। नहीं, मुझे तो कोई डर नहीं था कि लखनऊ का लड़का है। बस पेरेंट्स को लेके थोड़ा सा डर था कि शायद मानेंगे नहीं मानेंगे, बस रिलीजन को लेके था, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था मुझे। तो सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, वीडियो रुक गया है। नहीं आएगी, थोड़ा रुक के आएगी आपको।
हाँ, तो फिर आपको क्या मतलब जब आप लोगों ने जब ये तय कर लिया हाजी अली पे बैठकर, तो आप लोग ने क्या मतलब घरों में बताया या उसके बाद कैसे आपने किया, थोड़ा बताएं। नसरीन बताइए। नहीं, घर में तो हमने नहीं बताया, बिकॉज मुझे इतना कंफर्म था कि घर में तो कभी नहीं मानेंगे। ये तो अच्छा। कंफर्म था, तो घर पे तो हमने कुछ बताया नहीं। शायद इन्होंने भी, इनको भी बोला था कि आप एक बार डिस्कस कर लो, चाहो अपने घर बात करते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना पक्का था कि दोनों के घर पे तो नहीं मानेंगे। तो हमने सोचा कि लेट्स एक काम करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपने घर वालों को बता देंगे। तो यही हमने सोचा हुआ था ऑलरेडी। अच्छा, तो ये आपको मुनासिब लगा कि पहले आप मैरिज को सोलमनाइज कर लेते हैं, तो आपने मतलब ये नहीं सोचा कि जैसे पहले सोच रहे थे कि धर्म बदल लेंगे, तो धार्मिक शादी का नहीं सोचा आप लोगों ने, या वो सोचा फिर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में की, क्या सोचा था उस वक्त? हेलो सर, आपका वीडियो चला गया है सर, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ है यहाँ पे। हाँ, और कनेक्टिंग फिर से हो रहा है नसरीन का। कोई बात नहीं, तब तक आप दे दीजिए इस बात का जवाब। हाँ सर, आप हाँ सर, क्वेश्चन सर आप रिपीट कर देंगे एक बार। मैंने ये कहा कि जिस वक्त आपने बताया और बताया नहीं, मतलब जब आपने तय किया कि हम लोग को शादी करनी है, तो आपने मतलब ये क्यों नहीं सोचा? हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हेलो सर, कट कट के आ रही है सर। थोड़ा मुझे लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ सर, बोलिए। मेरा सवाल ये था कि जब आप लोगों ने तय किया कि हम लोग अब शादी करेंगे, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम धार्मिक शादी करेंगे, या आपने सोचा कि हम कानूनन शादी करेंगे, क्योंकि उस वक्त आप एक दूसरे के लिए तैयार थे कन्वर्ट होने को। तो आपने कौन सी चुनी शादी और क्यों चुनी? सर, मैंने तो शादी सबसे पहले स्पेशल मैरिज एक्ट, कानूनी शादी के बारे में ही मैंने प्लान किया था, क्योंकि मैं वेल एंड 110% श्योर था कि ना मेरे पेरेंट्स मानेंगे धार्मिक शादी की, ना इनके पेरेंट्स मानने वाले हैं। अच्छा। तो मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए पहले से R&D करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ। कि मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के पढ़ना, क्या कानून होता है, क्या क्या उसमें मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कि हम लोग फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स मैंने पहले से R&D करना स्टार्ट कर दिया था। तो चूंकि फिर उसके बाद सर ये करते करते हमने फिर डिसाइड किया कि चलो, मतलब बेसिकली नसरीन का ही आइडिया था कि हम लोग सोलोमनाइज कर लेते हैं मैरिज पेपर्स करके, उसके बाद शादी कर लेंगे, उसके बाद हम बता देंगे, क्योंकि एक बार जब शादी हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत तो होगी नहीं। सर ये था, मतलब हमने बेसिकली कानूनी शादी के बारे में सोचा था। अच्छा, तो फिर जब आपने अप्लाई कर दिया मैरिज के लिए, जाहिर बात है आपने कहाँ से किया था, मुंबई से किया था या लखनऊ से किया था? मैंने थाने से किया था, थाने डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से किया था। तो फिर वो आपका प्रोसेस कैसा रहा, वो सरल रहा या आपको कुछ चुनौती आई उसमें? प्रोसेस तो सर इनिशियली सरल था, दिक्कतें बाद में आई थी एट द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द प्रोसेस। इनिशियली तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी जो हेल्प जिन्होंने करी वो नसरीन की फ्रेंड है काफ़ी अच्छी, वो भी लॉयर हैं, उनके हस्बैंड भी लॉयर हैं। तो उनकी मदद से हमने अपने पेपर सबमिट किए ऑफिस में जाके, और हमको मतलब सर पेपर वहाँ पे आराम से इजी सब कुछ हो गया। तो आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में अप्लाई किया? जी बिल्कुल। तो बाद में फिर क्या चैलेंजेस आए आपको, मतलब आसानी से हो गई या कुछ चैलेंज आए? नहीं आसानी से तो नहीं हुई। आसानी से ऐसी शादियां आसानी से नहीं होती है, बहुत कम होती है, जिनकी होती है वो नसीब वाले होते हैं। तो हमारी जब सर 1 महीना खत्म होने वाला था नोटिस पीरियड का, उसके 2-4 दिन पहले ही मतलब नसरीन के घर पे पता चल गया था, क्योंकि लीक हो गया था मैरिज ऑफिस से कि इनकी लड़की मुस्लिम लड़की है, एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है। तो फिर इनके घर पे पता चल गया था सर। जब इनके घर पे पता चल गया था तो इन्होंने, और इनके जो लोकल वहाँ के जो मौलवीज थे
इनके पापा को बुलाया, इनके भाई को बुलाया, कहा कुछ भी हो जाए शादी नहीं होने देंगे। हाँ, ये सब होने लगा और इनको सर उस समय जॉब भी कर रही थी बॉम्बे में, तो उनकी जॉब को भी छुड़वा के इनको घर में बैठवा लिया। एंड फिर इन्होंने मुझको मतलब इनका फ़ोन भी काफ़ी हद तक इनका भाई ने मतलब उस पे एक सर्विलेंस रखा कि भाई एक कहाँ कर रही है, किससे क्या बात कर रही है। एक तरह की सर्विलेंस था इनके ऊपर। तो इन्होंने मुझको बोला कि शायद हमारी शादी नहीं हो सकती, तो मैंने पूछा क्यों? कि बोली कि मेरे मोहल्ले में सबको पता चल गया है कि ऐसा-ऐसा हुआ है। प्लस हमारे साथ-साथ कुछ मेरे ख्याल से 15-20 जोड़ों का भी ऐसा पता लगा था उसी सेम ऑफिस से जिन्होंने पेपर सबमिट किए थे। अब वो सर बैकग्राउंड सीन कहानी क्या हुई, कैसे लीक हुआ, क्या हुआ? सर मुझे आज तक ये मिस्ट्री लग रही, कुछ नहीं मालूम कैसे क्या हुआ, लेकिन लीक हुआ था सर। और इनके भाई ने भी बोला था कि अंकुर को अगर बॉम्बे बुला के उसको मतलब मेरी फील्डिंग लगाई थी एक तरह से, यही बोलूँगा कि मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लड़की अपने धर्म से बाहर नहीं जानी चाहिए। वही सर जो कट्टरता होती है एक कौम को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी सर मैंने फिर आपसे संपर्क किया। अब मेरी इस कहानी में धनक पिक्चर में आती है सर। मतलब जहाँ मैं सारे साम दाम दंड भेद हार चुका था, तब मैंने धनक से मतलब आपसे सर कांटेक्ट किया, तो सर आपने मतलब हमारी बहुत मदद करी सर इस मामले में, तो मैं मानूँगा। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा जो आप बता रहे हैं जी सर, कि बताइए। मुंबई में आपने अप्लाई किया। देखिए ये जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोसेस क्या होती है, लेकिन ये जो नसरीन के जैसे आप बता रहे हैं कि घर में पता चल गया, तो इसकी बाद में मैंने तफ्तीश की और मुझे पता चला कि 2018 में ये महाराष्ट्र का जो कोई कायदा जाहिर हुआ था, क्योंकि जब से वो ऑनलाइन हो गया प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड सोलमनाइजेशन, वो ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन जी, जी होने के सर। बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रोविज़न ये छोड़ दिया कि जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो ये चीज़ अच्छा। जो है ये बहुत ही ख़तरनाक एक मूव है सरकार की तरफ से। और इसका नतीजा ये हुआ कि क्योंकि मुझे बाकी के केसेस में कुछ केसेस आए जो पता चला, तब मुझे पता चला कि ये जो कोई जो एक ख़ास किस्म के ग्रुप्स होते हैं जो कि जो चाहते नहीं हैं कि एक मज़हब की दूसरे मज़हब से शादी हो, चाहे वो कानूनन ही क्यों ना हो, तो वो लोग इस पे नज़र रखते हैं और वो ये डाटा और डिटेल निकाल करके ये बाकायदा इंटरेस्ट लेते हैं, पेन लेते हैं कि जा कर के वो घर में बताएं लोगों को कि अच्छा। एक मिनट रिपोर्ट। जी सर। अच्छा, तो ठीक है। तो ये बताएं कि कुछ ऐसा जो है आपकी बेटी कर रही है, आपका बेटा कर रहा है। तो इसको लेकर जी, के जी। कई केसेस आए और हमने लोगों को कोशिश भी की ये बोलने की कि आप चाहें तो इसे चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट आपके फेवर में ही जजमेंट देगा। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो चीज़ों को कोर्ट में ले जाना चाहें, और ख़ासकर ऐसे टाइम में जब वो खुद ही अपनी शादी में स्ट्रगल कर रहे हों, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो अभी भी वो पेचीदा है और अभी हाल फिलहाल में अभी जो है यही प्रोसेस जो है वो केरला में भी हो रही थी, और केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने इसका कॉग्निजेंस लिया जब सोशल एक्टिविस्ट या जो लोग इस विमेन राइट्स और जेंडर राइट्स पे काम कर रहे हैं उन्होंने इसको रेज किया, तो उन्होंने ये वाला प्रोविज़न ख़त्म कर दिया, मतलब कोई भी इसको एक्सेस करके देख ले। तो ये मुझे लगता है कि ये एक एडवोकेसी है या लॉबी हमें करनी पड़ेगी महाराष्ट्र सरकार के साथ, या महाराष्ट्र सरकार के जो ग्रुप्स हैं, जो महाराष्ट्र में जो ग्रुप्स हैं, संस्थाएं या संगठन हैं, उनको साथ मिल करके, ताकि इसको भी ख़त्म किया जाए और ये प्रोसेस में इतना ख़तरा ना रहे। तो लेकिन सर यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लेकिन ये सर चीजें तो गोपनीय होनी चाहिए एक तरह से। लेकिन सर अगर इसको कोई भी अगर ऑनलाइन एक्सेस कर रहा है तो एक तरह से ये एक मतलब महाराष्ट्र शासन के ऊपर एक मतलब एक लैक्यूना है, उसमें गैप एरिया है ना सर, ये एक तरह से गलत चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो उसका एक्सटेंशन की तरह कर दिया उन्होंने कि जैसे नोटिस डिस्प्ले होता है तो अब ये सबके पास चला जाए, लेकिन जो जिन कारणों जिन वजहों से नोटिस को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं वो ऑब्जेक्शन का कारण नहीं बनता है। यहाँ पे तो वो रिलीजियस ग्राउंड पे उसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं।
तो ये बिल्कुल समझने की बिल्कुल ज़रूरत है सरकार को भी, या जो इस पे काम कर रहे हैं पॉलिसी पे, कि इसके कैसे क्या मुश्किलात हो सकती हैं। तो मैं अब जैसे क्योंकि पता चल गया और बंद हो गई अमरीन और सब कुछ हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ अमरीन? फिर अमरीन थोड़ा बताना चाहेंगी कि क्या हुआ इस पे? अमरीन, सॉरी, नसरीन हमारी पिछली तो जो, नसरीन हाँ, कनेक्ट नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो आप हैंड ओवर कर दीजिए, आप माइक, हाँ तो आप, मैं हाँ, अपना फोन देता हाँ, हूँ हाँ, सर। मैं उनको दोबारा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ये, आप उनको हेडफोन लगा दें। उसको मैं पानी पी गया था। हाँ, नसरीन, मेरा सवाल ये था, जी कैन यू सर। हियर मी? जी। मेरा सवाल यस। ये था कि जब पता चल गया और आपको घर में बंद कर लिया गया, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? आप कैसे बाहर आई और आपने कैसे शादी की? एक्चुअली मेरा तो फोन वगैरह ले लिया था घर पे, तो फोन से तो किसी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने फेसबुक मैसेंजर यूज किया, जिससे मैंने कांटेक्ट किया। सबसे पहले तो मैंने अंकुर से कांटेक्ट किया, उसको बताया जो कुछ है सीन। और वो भी मैं करती थी जब घर में कोई भी ना हो, तो स्पेशली तो जब मम्मी आती थी तब मैं अंकुर को मतलब मैसेज से ही बात करती थी, सिर्फ मैसेंजर से। और फिर मैंने आपको भी मैसेंजर से ही कांटेक्ट किया था, और उसी के थ्रू मतलब मैंने बताया कि ऐसा है सिचुएशन, ये सब चल रही है, तो इस पे मैं क्या करूं। हम्म। तो फिर कैसे आप कोर्ट में जाकर के, आपको कोर्ट में आप पहुंची और आपने बयान वगैरह दिया, पुलिस आई? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है घर में पुलिस आना और किसी को वो, तो क्या हाँ, हुआ? जी। मतलब सबसे पहले तो आपसे मैंने बात की थी कि क्या किया जाए, तो आपने ये बताया था कि आपको एक मतलब लेटर लिखना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा, जो कि आपका खुद का हैंड रिटन होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने, जब मम्मी वगैरह सो गई, तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी हैंड रिटन, जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में अपनी सिग्नेचर की, और उसके बाद में उसकी एक फोटो क्लिक की, और उसी टाइम पे उस पेपर को डिस्पोज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद में वो दे दिया। तो कुछ जब अंकुर ने आई थिंक सैटरडे को फाइल की थी या फ्राइडे को फाइल की थी वहां पे पिटीशन। उसके बाद में ऑन 15th ऑफ जुलाई पुलिस आ गई थी रात में घर पे। आकर उन लोग ने पहले तो पूछा कि मतलब मम्मी पापा से पहले बात करने लगे। तो पापा ने मतलब पहले नकार दिया कि नहीं, हम नहीं जानते इस लड़के को, ऐसा वैसा। तो पुलिस मुझे पूछने लगी, क्योंकि उसमें मेरा भी नाम लिखा हुआ था, मुझे बुलाकर पूछने लगी। तो मैंने हिम्मत से उसी वक्त कह दिया पुलिस से कि हाँ, ये सब कुछ हुआ है, ऐसे ऐसा, मतलब पता चल गया हमारी शादी का, हम शादी करने वाले थे। तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि आपको अभी के अभी चलना होगा, हमारे जो एसएचओ है, जो सीनियर है, उनसे आपको आकर मिलना होगा। हम्म। उसी वक्त पापा को और मुझे, तो पहले तो पापा को लोग ने कहा कि आप बाहर रहिए थोड़ी देर। तो एसएचओ ने मुझसे पूछा कि आप मतलब जो भी सच है वो बताइए क्या हुआ। तो मैंने उनको बता दिया कि मुझे शादी करनी है, मैंने अप्लाई किया था शादी के लिए, बट ये लोग करने नहीं दे, और मुझे घर में बंद करके रखा है, कहीं नहीं जाने दे रहे। एक तरह से होम अरेस्ट कर लिया है, किसी से मिलने नहीं देना, फ्रेंड से बात नहीं, कुछ नहीं, फोन नहीं, मतलब दरवाजे के मुश्किल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल कोर्ट में आ जाइएगा। तो मैंने कहा कि आप पापा को स्ट्रिक्टली बोलिए कि वो मुझे लेकर आए कोर्ट में, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं लेकर आएंगे। तो उन्होंने, एसएचओ ने पापा को बुलाया अंदर और स्ट्रिक्टली बोला कि इनको कल प्रोड्यूस करना है आपको 16th ऑफ जुलाई को, और ये ऑर्डर है करके, ऐसे थोड़ा सा हार्शली बोला था। तो फिर सेकेंड डे हम लोग मॉर्निंग ही निकल गए थे, और सेकेंड डे तो निकले, लेकिन नाइट के तकरीब मुझे समझाया है, पर जान कहना कि उसने मुझे फंसाया था, फंसा के साइन वाइन करवा लिया, वैसा कुछ बात। बट मैं उस वक्त हाँ हाँ करती रही, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही बोलूंगी। लेकिन जब दो जजेस थे जिनके सामने प्रोड्यूस किया मुझे, तो वहां पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे शादी करनी है, और ये लोग मुझे शादी करने नहीं दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, और मुझे घर अभी वापस नहीं जाना है। ठीक है, दिन मतलब उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं और भेज नहीं सकते आज के लिए। जी, जी। हेलो। थोड़ा नेटवर्क, हाँ, थोड़े नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, तो मैं, जो आप कह रही हैं, मैं उसको हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि जो तो आपने जो अंकुर के लॉयर थे किया,
बोलिए, अपनी बात बोल लीजिए, बात पूरी कर लीजिए नहीं, अपनी। उसी दिन की बात है। मतलब वो एक दिन मुझे महिला आश्रम में रहना पड़ा था 16th को। अच्छा। 2 दिन मुझे महिला आश्रम में रहना पड़ा था, 16th और 17th को। और 18th को अंकुर आके फिर मुझे मतलब अंकुर के साथ मुझे भेज दिया था 18th को। और उसके बाद में 1 मंथ तो हम लोग रहे हैं धनक में। उसके बाद हमने 6th ऑफ अगस्त को शादी की। जी, नहीं तो मैं ऐसे ये, में किया। बहुत अच्छी बात है, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ये फैसला है कोर्ट जाने का या पुलिस बुलाने का, यही एक ऐसा जिसे कहते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा कोई भी लड़की जो है पीछे हटती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका रिश्ता अपने परिवार से बिगड़े। और ख़ास करके ये जो सोच है कि घर में पुलिस आ जाएगी, बदनामी हो जाएगी, तो इसको समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी बात आपके जी। मर्जी के खिलाफ कुछ किया जा रहा है, मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सब और सुनने वाले लड़कियों को भी बता रहा हूँ, लड़कों को भी बता रहा हूँ, कि आपकी मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है और अगर आपको लगता है कि आप पे अत्याचार है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट है, आपका नौकरी में न जाना, आपका बंद कर लेना, आपका फ़ोन छीन लेना, तो उस पे आपको सबसे सही तरीका यही है कि आप पुलिस और कोर्ट के माध्यम से उसको वो करें, बजाय ये कि निकल भागें और चोरी छुपे शादी करें और अपने लिए मुश्किल पैदा करें। तो ये फैसला लेना बहुत ही, एक कहते हैं कि हिम्मत भरा काम है जो आपने लिया। और जो हमारी पिछली जो जोड़ी थी उसमें भी वही चीज़ हुई थी, बंद कर लिया गया और उनको निकाला गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो अब आप लोग की शादी हो गई और आप जैसे बता रहे हैं कि 1 साल हो गया आपका, तो अब जी। आपको, अब आपके घरों में बातचीत शुरू हो गई, आपके मतलब थोड़ी नाराज़गी तो होगी, ज़ाहिर बात है, लेकिन अब आप लोग की हाँ। बातचीत शुरू हो गई और अब कैसा है ताल्लुकात हाँ, आपके? अभी तो अच्छे से बातचीत हो रही है आराम से। अभी कोई इश्यू नहीं है किसी को। जी, 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 जी। दोनों के घर में आराम से अच्छे से बात होती है। मेरे घर में भी मैं बात करती हूँ, अपने उनके भी इनके भी घर पे बात करती हूँ, इनके मम्मी-पापा से अच्छे से। हाँ, आते हैं वो लोग भी मिलने के लिए हमसे घर पे। जी। कुछ भी ओकेशन रहा मेरे लिए कुछ बना कर लाते हैं, कपड़े-वपड़े भी देते हैं, सब कुछ है, अभी अच्छे से है। मेरे पेरेंट्स भी कुछ भी ओकेशन रहा बात करते हैं, कुरियर में भले ही कुछ गिफ्ट्स सेंड कर देते हैं, अच्छा। तो अभी सब ठीक हो गया है। न, बहुत अच्छी बात है, मतलब यही देखिए, ये कॉन्फिडेंस आप लोग का है और ख़ास करके दोनों आप लोग मेजर हैं, आप लोग सोच समझ के फैसला ले रहे हैं, नौकरी है, पढ़े लिखे हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये अल्टीमेटली पेरेंट्स देखते हैं और उनको लगता है कि जब ये सारी चीज़ें ठीक हैं तो जी। जाहिर बात है कि कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है, जैसा कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों अलग-अलग धर्मों के हैं, जो अपैरेंटली लगता है अलग-अलग मज़हों के हैं, है ना? तो उसमें आप लोग ये क्या आ रहा है? ओके। तो अलग-अलग धर्म के हैं, तो इसमें अब आपको आपस में रहने में कोई, या अड़ोस-पड़ोस से कोई आपको लगता है कोई सवाल उठते हैं या कोई मसला आता है, कोई समस्या लगती है? आप नमाज़ पढ़ रही हैं या वो पूजा कर रहे हैं, तो उससे कुछ अगर आप करते हैं तो, अगर आप करते हैं तो उसकी भी वो भी है। तो जो आपका पहले स्टैंड था, दो बातें हैं, एक तो ये कि ऐसा करते हैं और दूसरा अब करने के बाद 1 साल हो गया, तो अब आप उस पूरी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली पहले तो हम लोगों को लगता था कि 1 सेकंड ऐसे बोलना कि मेरा नाम नसरीन है, इसका नाम अंकुर है, तो एक एक क्वेश्चन आता है उन लोग किसी के भी चेहरे पे, वो एक झलक के लिए हमको देखते हैं, लेकिन अभी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम तो बिंदास बोलते हैं कि ये है, हमने ऐसे-ऐसे शादी की हुई है, खत्म। फिर वो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर अपना-अपना कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन पहले हाँ, एक क्वेश्चन मार्क आता ही है हर किसी के चेहरे पे कि क्या? लेकिन जब वो स्टोरी सुनते हैं, तो फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। अभी तो हम लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबसे बताते हैं बिंदास कि ये नॉन मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ, हमने शादी की है और एकदम क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या क्लोज़ हो गए हैं कोई, तो उनको तो फिर पूरी स्टोरी बता देते हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ था, अच्छा। ऐसे-ऐसे हमने शादी की थी। हाँ, हाँ। तो ये मतलब ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, तभी उस किस्म का जी। कॉन्फिडेंस आता है। और आपस में जो आप लोग चीज़ें करते हैं, जैसे कि रोज़ा नमाज़ या वो पूजा करते हैं, तो उसमें क्या कैसे रहता है आप लोग का आपस में? उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का एक्सेप्ट
करके चलते हैं। जब दिवाली थी तो तब मैंने जो भी थे जिस तरह के रिचुअल्स होते हैं हिंदू में मैंने सब किया, पूजा वगैरह सब अरेंज करवाया। और जैसे ईद बकरीद भी आई तो इन्होंने भी बराबर जो कुर्ता वगैरह है वो सब कुछ पहना, भले ही नमाज नहीं पढ़ा सब में, लेकिन नॉर्मली जो बनता है वो सब कुछ फॉलो किया। तो हम दोनों एक दूसरे का फॉलो करते हैं आराम से, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वाह। और लोग देखते भी होंगे और पूछते भी होंगे, तो आप अब एक मिसाल हैं ऐसे चीज़ ऐसे उसके लिए। तो आप जैसे आपको हमारी बातचीत को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और हम लोड करेंगे तो और लोग देखेंगे भी। तो ऐसे जो युवा साथी हैं, जी जो यंग लोग हैं, जो या तो करना चाहते हैं या इसको समझते हैं कि अपना जीवन साथी चुनना एक कानूनी अधिकार है, उनके लिए कोई पैगाम है आपके लिए, खास करके धर्म को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप अलग अलग धर्मों से हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि मोहब्बत जो है वो धर्म की या और कोई भी जो जो बाउंड्रीज होती हैं उसको पार कर जाती है, उससे ऊपर उठ के होती है। आप सबसे बढ़िया मिसाल हैं उसकी। तो ऐसे लोगों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? आप सुन पाई मेरा सवाल? आप सवाल सुन पाए मेरे? हाँ सुन तो लिया मैंने। हाँ। जी 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 जी। मैं तो यही कहूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल घर को पहले साइड में रखिए। आप जिसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको मतलब पूरी लॉयल्टी लिए अगर आप चाहते हैं उनसे तो पेरेंट्स से बात कीजिए अच्छे से। मतलब धर्म को तो साइड में ही रख दीजिए, बिकॉज धर्म ऊपर नहीं है, इंसानियत ऊपर है। मुझे जहाँ तक लगता है प्यार और इंसानियत ऊपर है। धर्म को तो हमेशा एक साइड में ही रखिए। वो बस क्या है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने हैं, ये पहनावा है उसी तरह का है। तो धर्म कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए तो, जहां तक है। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं तो सिंदूर भी लगाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं साड़ी पहनूंगी। तो मेरे लिए पूरा मिक्स्ड है धर्म। तो मैंने कभी भी धर्म को आगे कभी नहीं रखा। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि धर्म को साइड में रखो, जो आपको पसंद है, इंसानियत है, उसको पहले आप फॉलो करो। जी जी। मैं अंकुर को देती हूँ, अंकुर कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही नसरीन जी। और यही हम लोगों ने पढ़ा है, यही हमारा संविधान कहता है कि मज़हब जो है, मज़हब ज़ाती है, मज़हब को सियासी मत बनाइए और अपना एक इंसान की तरह से दूसरे व्यक्ति को देखिए, चाहे वो अपना पति हो या अपने घर वाला हो या कोई और हो। तो अंकुर जी, नसरीन जी ने बहुत अच्छा एक पैगाम दिया सुनने वालों को। आपसे भी वही सवाल करता हूँ कि जी आपका जी खुद का एक तजुर्बा है और जो लोग करना चाह रहे हैं या जो आपको देख रहे हैं और उनके लिए मज़हब या धर्म बहुत मायने रखता है, तो उनके लिए कोई पैगाम है आपके लिए, आपकी तरफ से? सच में मैं मोटी मोटी 2-3 बातें मतलब स्पष्ट करना चाहूंगा अपने मतलब साथियों को जो शादी करना चाह रहे हैं। सबसे पहली या बात नहीं तो भी करना चाहते, लेकिन लोग देखते हैं क्योंकि हिंदू हाँ मुस्लिम चलिए, शादी एक बहुत बड़ा बवाल का मसला बन जाता है। तो बिल्कुल सर, जी। हिंदू क्रिश्चियन हो, हिंदू पंजाबी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ा दिक्कत है। हाँ, तो ऐसे कोई बल्कि हिंदू क्रिश्चियन भी अलग अंतर धार्मिक शादी वो भी है, और हिंदू सिख भी अंतर धार्मिक शादी वो भी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा फोकस में आता है। हम्म। सर इसमें मैं 2-3 बातें ये बोलना चाहूंगा कि या फिर लोग करना चाह रहे हैं या फिर जो नहीं भी करना चाह रहे, सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करो। हम्म। सबसे पहली बात इतना हो कम से कम कि दोनों में से एक ठीक ठाक अर्न कर रहा हो, ताकि वो अपनी लिवलीहुड को ठीक से कमा सको। कि इसमें सर थोड़ा सा पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब वो टाइम कितना लगे, 1 साल 2 साल या फिर अनिश्चितकालीन तक लगे, ये ना हम जानते हैं ना कोई जानता है। अब जिसके पेरेंट्स बहुत ही सेक्युलर होंगे तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, हालांकि होते नहीं है कि एक ड्रीम लैंड होता है कि हमारे पेरेंट्स सेक्युलर है। हम सेक्युलरिज्म में रह बच्चे, चूंकि हम जो कि यंग जनरेशन है, सेक्युलरिज्म का सही मतलब समझते हैं, इसलिए हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं। हमारे पेरेंट्स थोड़े से पुराने हैं, थोड़ी सोच पुरानी है, हालांकि वो गलत नहीं होते अपनी जगह पे, लेकिन उनकी सोच और समाज वैसे उनको बना के दिया है, जो वो वैसे मोल्ड हो चुके हैं, वैसे ढल चुके हैं। सबसे पहली बात तो इसमें आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि हाँ अब मैं अपनी और अपनी धर्मपत्नी का जीवन निर्वाह आराम से कर सकता हूँ, ताकि आपके क्या कहते हैं, जो आपका सर्वाइवल है उस पर क्वेश्चन ना आए। सेकंड बात ये, जब सब लोग जानते हैं कि एक
एक मर्द है और एक औरत के बीच में ही प्यार होता है, अपोजिट सेक्स में, और दोनों अट्रैक्ट होते हैं और प्यार होते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल होमोसेपियंस। अगर मैं किसी लड़के से शादी करता, हालांकि ये भी राइट है, लेकिन तो मॉम या मेरे पेरेंट्स को और ज्यादा बुरा लगता बनस्पत कि मैंने एक लड़की से शादी करी। वो ये नहीं देख रहे हैं, है तो लड़की ही ना। धर्म क्या है? धर्म धर्म इंसान के लिए धर्म नहीं है, धर्मों के लिए इंसान बनाए गए हैं। ठीक है, तो सर ये तो मोटी मोटी बातें हैं। और इसमें जब आपको प्यार हो जाता है तो दूसरी बात ये कि आगे बढ़िए, चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों को फेस करिए, और तब जाके आप कठोर बनेंगे और थोड़ा सा और की मदद कर पाएंगे। ये सर मोटी मोटी बातें हैं। और बाकी जो लोग करना चाह रहे हैं या जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि शादी करनी है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। अच्छा, हालांकि हमारी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, नहीं वो थोड़ी तो थोड़ी बहुत बीच बीच में 10% आती रहती है। नहीं, वो तो किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी में आती हैं, तो वो उसका मुझे नहीं लगता कि अंतर्धार्मिक। हाँ, बस उसमें चुनौती थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कम होता है। तो ये ये एक सर हो शादियों में सपोर्ट बहुत जरूरी है। जी, जी, तो वो थोड़ा-सा चुनौती भरा होता है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अंकुर जी ने हालाँकि थोड़ा-सा उस पे बोला है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप या समलैंगिक रिश्ता, है ना? वो उस पे बात की है, तो वो भी एक एक स्वरूप है प्रेम का जिसको कि सरकार अब स्वीकार रही है, कानून स्वीकारता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग अगर हो सकेगा, मुनासिब होगा तो हम ऐसे जोड़ों को भी लाएँगे इस टॉक में जो जो कि समलैंगिक रिश्ते में हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप में हैं। तो बहुत अच्छी बात आप दोनों ने बहुत ही अच्छी बात बिल्कुल सर, कही उसको भाई। लाना भी चाहिए ताकि वो बहुत खुल के बात की। और जिसे कहते हैं एक मतलब झिझक नहीं है क्योंकि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, जो पिछले जोड़े ने भी किया, कुछ कहीं मुंह नहीं ढका या कुछ वो बात नहीं की। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पैगाम है सब लोगों के लिए, जहाँ पे लोग धर्म और जाति को लेकर के एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं, इतना उन्माद हो रहा है, इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहीं पे दो लोग अलग अलग मुख्तलिफ उसके धर्मों के साथ रह रहे हैं बिना किसी मतभेद के। तो ये एक एक अपने आप में मिसाल है। तो हमारा जो है ये दूसरा लाइव स्ट्रीमिंग था और हमारी कोशिश है कि ऐसे ही लोगों को लाएं जो कि धर्म को या जाति को या जेंडर के ऊपर उठ करके एक अपने आप की पहचान बना सकें या मिसाल बन चुके हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करते हैं, उन्हें ताकत देते हैं। तो हम जैसा आपने देखा पिछली बार हमारी थोड़ा सा डिस्टरबेंस था इस पूरी स्ट्रीमिंग में, तो हम दोनों इस बार मैं ये ख़रीद के लाया हूँ और अच्छा है सर। होपफुली ये इस बार थोड़ा सा साफ होगा, लोगों को बेहतर सुनाई देगा। तो सर आप पायलट पायलट लग रहे हैं बिल्कुल। पायलट नहीं, मैं नेविगेटर ही बना रहा हूँ, पायलट कोई और बने, अच्छी बात है। तो इसमें ढाई आखर प्रेम का जो हमारा इसका शीर्षक है, जो हमारा इसका टॉपिक है, तो ये जैसा सब जानते हैं कि कबीर का दुआ है, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा किताब और पोथी पढ़ने पे ज़्यादा यकीन नहीं किया है, हमने अपनी ज़िंदगियों को अमल में लाया है और उसी से सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखा रहे हैं। हम लर्निंग इज़ म्यूचुअल, तो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो जिसको प्रेम, मोहब्बत, प्यार सीखना है वो हमारे साथ जुड़ जाए, या जो प्यार रखता है वो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो यही पैगाम है और इसी पैगाम के साथ हम कोशिश करेंगे कि अब हमारा अगला जो होगा अगले इतवार, होपफुली कोई और युवा साथी हमारे साथ आएंगे, उन पे भी हम बात करेंगे, उनकी चुनौतियों, उनके जो जो पूरा अनुभव रहे उस पर बात करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं चाहूँगा कि अगर अंतिम कुछ शब्द कहना चाहें नसरीन या अंकुर, कुछ बोलें, फिर हम अलविदा कहें लोगों को। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने फैसला कर लिया है तो पीछे मुड़ के मत देखो, बुरा होगा अच्छा होगा, जो होगा यू हैव टू गो विद द फ्लो। और पर एक दूसरे का साथ मत छोड़ना किसी तरह, क्योंकि जब कोई भी एक उसमें कम पड़ेगा तो अगला वाला उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। चलो एक टाइम पे माता पिता का सपोर्ट वापस आ जाएगा, लेकिन जो जिनको अपनी एंड करनी है लाइफ एक दूसरे के साथ, वो दोनों हमेशा साथ में रहें। वर्स्ट से वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस हो तो भी दूसरे का हाथ ना छोड़ें। नसरीन ये कुछ मेरी कहना तरफ चाह से रही हैं? पैगाम था। हाँ, नसरीन को मैं देता हूँ सर कुछ अंतिम वर्ड, अच्छा सा बोलो।
जी सर। कुछ सुनने वालों को आखिरी अलविदा के कुछ शब्द कहना चाहती हैं तो बाय बाय के उसमें कुछ बोल सकती हैं आप। कुछ नहीं, मैंने जो बताना था मैंने तो बता दिया। बस यही कहना चाहती हूँ कि बस सब अच्छे से साथ में रहें, झगड़े वगड़े ना करें। बस आप जो भी धर्म है एक्सेप्ट करके चलते रहें। हाँ। बस नहीं, झगड़ा को वैसा ना बोलें, बल्कि डायलॉग हो, किसी बात को लेकर के संवाद हो, वो अच्छी बात है, क्योंकि उससे कुछ नई चीज सीखता ही है इंसान। हाँ, पर ये है कि जी, वो तो है। वो मोनोलॉग या आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़े तक ना पहुंच जाए। तो ये कोशिश करें कि डायलॉग रहे, और उससे सीखता है इंसान। तो बहुत अच्छी बात आप दोनों ने कही, और आप दोनों आए, शुक्रिया बहुत बहुत। हम लोग जो है इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और अगले इतवार हम कोशिश करेंगे कि और साथी हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए शुक्रिया बहुत बहुत सभी साथियों का, सुनने का, जुड़ने का। और हम उम्मीद है इस बार कुछ बेहतर आवाज़ आएगी लोगों को, तो उसको लेकर के गुड नाइट। आप सबको शब खैर, सबको सलाम और सबको नमस्ते। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।